जय हिंद एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार बता दो। गुड आफ्टरनून श्रेया, ग्लैडविन। ग्लैड टू विन। ग्लैडविन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू लास्ट सेकंड क्लास ऑफ साइंस, मतलब मिसलेनियस क्लास है, इजी क्लास है, डिफिकल्ट क्लास नहीं है। इसमें कुछ आपका न्यूमेरिकल वगैरह जैसा कुछ नहीं है। तो ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, बट मैंने फिजिक्स में ही आपकी एक क्लास को ऐड किया, ठीक है ना? तो आज आपकी दो क्लास है, तो पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फोकस करना इजी है, ठीक है? ओके ओके ग्लैडविन। चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपन गैसेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इस बार आपके एनडीए में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। सीडीएस ने तो नहीं पूछा था, बट काफी बार सीडीएस पूछता है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से जहां से ज्यादा पूछता है। जैन सुधांशु, ठीक है ना? कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा पूछता है। सबसे पहले देखिए, कुछ गैसेस के यूजेस है जो आपके एग्जाम में कभी कभी मिसलेनियस पार्ट में पूछ लेते हैं, तो आपको गैसेस के कुछ यूजेस पता होने चाहिए, ठीक है ना? जैसे कि अपन बात करें सबसे पहले इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस को आपको पता होना चाहिए, नोबल गैसेस भी बोलते हैं ना। आज की क्लास में बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, ठीक है? तो वो एक तरीके से आपका रिवीजन ही होगा। तो इनर्ट गैसेस को अपन नोबल गैसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, ये रिएक्ट नहीं करती है। गुड आफ्टरनून रश्मि। ये आपकी क्या नहीं करती है भाई? रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि इनकी जो ऑक्टेट होती है, ऑक्टेट क्या होती है भाई? कंप्लीटली फिल होती है, कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड होती है। आपकी फाइनल जो ऑक्टेट होती है, लास्ट वाली जो आपकी क्या होती है, शेल होती है। इसलिए ये क्या होती है? नॉन रिएक्टिव होते हैं। इनर्ट गैसेस आपकी पीरियोडिक टेबल में कौन सी है? जो लास्ट आपका है ना पीरियड, उसी के अंदर मिलेगी आपको। सॉरी, लास्ट ग्रुप के अंदर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, है ना? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सारी की सारी क्या है भाई? आपकी इनर्ट गैसेस है, ठीक है? इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, हीना, नीना और करीना। फिर आगे क्या बनाओगे भाई? जरीना, रीना, कुछ भी बना लेना, ठीक है? तो इसको याद कर लेना, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है? तो ये सारी की सारी क्या आपकी इनर्ट गैसेज है, मतलब नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती है, रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ। अब इन गैसेज के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आर्गन एंड नाइट्रोजन का। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि इनको क्या करते हैं अपन? इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर फिल करते हैं। क्यों फिल करते हैं? ताकि फिलामेंट की अपन लाइफ क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। अब ये पढ़ चुके हो आप, है ना? फिलामेंट किससे बना होता है भाई? टंगस्टन से बना होता है, याद है ना? टंगस्टन से बना होता है। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? काफी हाई होता है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, दैट इज वाई बैलून फ्लाई। बैलून देखो उड़ते क्यों, उड़ने क्यों लग जाते हैं? कि आप देखते होंगे कि एक स्पेशल गैस बढ़ते हैं, उसके बाद में उड़ने लगते हैं। अब ये उड़ने क्यों लगते हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बढ़ते हैं, और हाइड्रोजन गैस आपकी लाइटेस्ट गैस है। इवन हाइड्रोजन गैस ना आपकी हीलियम से भी क्या है? लाइट है, लाइटेस्ट गैस है, ठीक है ना? हीलियम से भी हल्की गैस है ये। ओके। ओल्ड कॉपीज ऑफ पेपर्स आर प्रिजर्व्ड इन हीलियम गैस। अब गवर्नमेंट के दफ्तर वगैरह हो गए, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना होता है, पुराने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना होता है। तो अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको प्रिजर्व करना है, तो कौन सी गैस के अंदर रखो? हीलियम गैस के अंदर रखो। ये हीलियम गैस का यूज है। नियोन प्रोड्यूसेस रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट। नियोन जो गैस है ना, इसके अंदर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कैसी लाइट देगा? रेड कलर की लाइट देगा, रेड कलर की। जेनोन, जेनोन को ध्यान रखना, स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। ये आपके फ्लैश गन के अंदर यूज होती है। फोटोग्राफी देखते हो ना, कैमरा वाला कैमरा लेके आता है, एक कचक करके क्लिक मारता है ना, खतरनाक सा, मतलब लाइट हो जाता है पूरी जगह, अचानक से होता है और जल्दी से चला जाता है। वो जो वो होता है, किसके कारण होता है? इसी जिनोन के कारण होता है। क्योंकि ये जो फ्लैश गन होती है ना, इनके अंदर क्या यूज होता है? आपके जिनोन यूज होता है, ठीक है ना? ध्यान रखना। इसके बाद में कुछ और यूजेस देखिए। तो आर्गन ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपके कहाँ यूज किया जाता है भाई? बल्ब में यूज किया जाता है। नियोन आपके कहाँ यूज किया जाता है? ये एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले में यूज किया जाता है, ठीक है ना? क्योंकि ये रेड कलर आपका प्रोड्यूस करता है ना, मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले में यूज किया जाता है। जो क्रिप्टन है वो कहाँ यूज किया जाता है? ये एयरपोर्ट की जो लैंडिंग लाइट्स होती है ना, और जो आपकी इन लाइट हाउसेज होती है, लाइट हाउस के ऊपर जो रेड कलर की लाइट लगी होती है, वहां पे आपकी क्रिप्टन यूज किया जाता है। जिनोन आपके कहाँ यूज किया जाता है? ये फोटोग्राफर की फ्लैश गन के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है? यहाँ पे इन सब के क्या होते हैं? यूजेस होते हैं। जैन सुरभि,
अब कुछ और केसेस हैं, इनकी भी चीजें देखो, ये भी चीजें आप पढ़ चुके हो, तो इसको अपन जल्दी जल्दी क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे, क्योंकि जो नहीं पढ़ा है उस पर अपन फोकस करेंगे। CO2 आप पढ़ चुके हो। CO2 क्या होती है भाई, एक आपकी पॉइजनस गैस नहीं होती है, ठीक है ना। CO2 क्या नहीं होती है, पॉइजनस गैस नहीं होती है। ओके, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, जहरीली गैस नहीं होती है CO2 आपकी। CO2 आपकी जहरीली गैस नहीं होती है, लेकिन ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, टेम्परेचर आपका अर्थ का इंक्रीज कर सकती है। अच्छा, आप CO2 देखो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना। कार्बन क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये कैसा होगा, नेचर कैसा होगा इसका, एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक ऑक्साइड बनेगा ये, ठीक है। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, याद है, ये लाइम वाटर को भी मिल्की टर्न कर देता था, है ना। CaOH2 के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता था, CaCO3 बना देता था। इट इज गिवन आउट व्हेन डेड ऑर्गेनिज्म एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स डिकम्पोज, जब डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज होते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, यही गैस निकलती है। और वोल्केनो इरप्ट होता है तब भी यही गैस निकलती है। एंड ओशियन वाटर ऑल्सो रिलीजेस व्हेन वाटर टेम्परेचर राइजेस, जब ओशियन का टेम्परेचर राइज होता है ना, तब वो एक्सपांड होती है, तो वो भी यही गैस रिलीज करते हैं। CO2 गैस आपको याद हो तो अपन क्या करते हैं, बेकरी में यूज करते हैं ब्रेड वगैरह को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए। और ये कोरोजिव गैस भी होती है, कोरोड भी कर सकती है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये पॉइजनस गैस होती है, बट ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ये आपके हेमोग्लोबिन के साथ क्या होगी भाई, शादी करेगी, शादी करके क्या कर देगी, आपकी बर्बादी कर देगी। क्या करती है भाई बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा आपने, हेमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या करती है बताओ। ओजोन गैस की बात करें तो ओजोन गैस सबको पता है भाई, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या से क्या करती है, अपने को प्रोटेक्ट करती है। फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का, O3। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन कॉजेस ग्रीन हाउस। जो आपकी N2 होती है, जिसको लाफिंग गैस कहते हो, ये नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या करती है भाई, आपकी ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव करती है, क्योंकि ये इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबको पता है ये क्या होती है, सपोर्टर होती है आपके कंबशन की, कंबशन इसी के कारण होता है। नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन चिप्स पैकेट टू अवॉइड रेंसिडिटी, ये भी आपको पता है कि भाई रेंसिडिटी से बचाना है तो चिप्स के पैकेट में क्या डालो, नाइट्रोजन गैस डालो। इट ऑल्सो नीदर इटसेल्फ बर्न नॉर कॉजेस फ्लेम टू बर्न, ये ऐसी गैस है जो आपकी क्या कर सकती है, बर्निंग को रोक सकती है। मतलब ये मान लो ऑक्सीजन के दुश्मन है आग, मतलब ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, तो ये आग बुझाने का काम करती है, ठीक है ना। हाँ, क्या कर देती है, कोगुलेट कर देती है, कंफर्म। इसके बाद में देखिए, ऑल दीज गैसेस आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर, ये सारी की सारी जितनी भी गैसेस पड़ी ना, ये सारी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होती है। डी वाटर डाइवर्स यूजेस टैंक्स फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, जो डाइवर्स होते हैं ना, गहराई में जाते हैं पानी के, तो एक चीज आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था, जब आप क्या जाओगे पानी में, बहुत गहराई में जाओगे, तो वहां पे काफी हाई प्रेशर होता है, इतना हाई प्रेशर होता है कि आपका ईयर ड्रम ये भी क्या हो सकता है, डैमेज हो जाता है ना, ये भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे ये जो आपके टैंक्स लेके जाते हैं ना ऑक्सीजन भर के, इनमें क्या की जाती है, आपकी हीलियम गैस भी क्या की जाती है, यूज की जाती है इसी चीज को रोकने के लिए। CO2 एंड बाइकार्बोनेट सोल्ट्स आर एसिडिटी रेगुलेटर्स, CO2 और जितने भी बाइकार्बोनेट आपके सोल्ट है वो सारे एसिडिटी को रेगुलेट करने का काम करता है। आपको पता होगा CO2 कहाँ यूज करते हैं, कार्बोनेटेड वाटर कहाँ यूज करते हैं, जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया। तो ये भी देखो एसिडिटी आपकी क्या करता है भाई, रेगुलेट करने का काम करता है। हाँ, बाइंड्स विथ हेमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन एफिनिटी, ये सही चीज है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये कोई टॉपिक ना डिफिकल्ट नहीं है, आज की क्लास बहुत इजी है, लिटरली बहुत इजी है, क्योंकि अभी तक तो आपने वो पढ़ा है जो आपकी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अब आप एनर्जी पढ़ने वाले हो आज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं आपके एनर्जी के, वो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। एक आपसे बायोगैस के बारे में बहुत पूछता है, ठीक है ना। एक आपके न्यूक्लियर, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह होता है उससे बहुत पूछता है। ये इतने टॉपिक आपसे पूछता है, ठीक है ना, तो ये इजी टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है। अब गुड्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी अपन किसको बोलेंगे, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी उसको बोलेंगे जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब अपने को हाई एनर्जी दे। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जो हाई एनर्जी देता है, जिसको अगर आप यूज करोगे ना तो हाई आपको एनर्जी देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने देखो वुड लिया और एक मैंने लिया कोल, ठीक है,
तो आपका कैलोरीफिक वैल्यू किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। कैलोरीफिक वैल्यू किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। और इसका क्या होगा? लो होगा। रीजन, वुड देखो आपको उतनी एनर्जी नहीं देगा जितना कोल देगा आपको, है ना? तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हाई एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है उस सोर्स को अच्छा बोलेंगे जो हाई एनर्जी देगा। दूसरा, इजी एसेसिबिलिटी, इजीली आप एसेसिबल कर सकते हो उसको, है ना, एक्सेस कर सकते हो। इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, इजीली आप स्टोर कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और इकोनॉमिकल हो, इकोनॉमिकल मतलब ज्यादा उसके खर्चा ना आए, है ना, ज्यादा पैसे ना लगे। ओके, अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ध्यान रखना कौन से कन्वेंशनल है, कौन से रिन्यूएबल है, कौन से नॉन रिन्यूएबल है और कौन से नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल सोर्सेज अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरली आपके क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं जनरली, ठीक है ना? रिन्यूएबल भी हो सकते हैं बट जनरली नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो खत्म हो जाएंगे, एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल देखो आप ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम और यूज कर पाओगे? कुछ जितने भी साल है, जितने साल बचे कुछ साल और यूज कर पाओगे। उसके बाद में फॉसिल फ्यूल कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। ये पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब जितना भी है भाई खत्म हो जाएगा एक दिन। क्योंकि आप धरती से निकाल के कितना निकालोगे? ठीक है। जैसे कि आपका थर्मल एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया। हाइड्रो देखो आपका, आप कोई बता सकता है मेरे को नॉन रिन्यूएबल क्यों है? हाइड्रो आपका नॉन रिन्यूएबल क्यों है? हाइड्रो मतलब जो वाटर से आप एनर्जी बनाते हो। एनीवन, आपका बायोगैस भी देखो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। और आपका विंड, विंड देखो, ये सारे के सारे क्या है भाई? आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनको अपन अभी पढ़ने वाले हैं। तो फोजिल फ्यूल में कौन से आ जाते हैं भाई? कोल आ जाता है आपकी, ठीक है, आपके डीजल आ जाता है, आपके पेट्रोल आ जाता है। ये सारे क्या आ जाते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं। और भी जितने आपके पेट्रो केमिकल जितने भी कंपाउंड्स है वो सारे आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाइड्रो बताओ रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? हाइड्रो रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? एनीवन? फोजिल फ्यूल जैसे नॉन रिन्यूएबल है वैसे हाइड्रो आपका रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? किसी को भी पता है क्या? हाइड्रो मतलब जो पानी से आप बिजली बनाते हो। एनीवन? बताना जैसी जवाब आई। चलो अभी देखो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है भाई? फोजिल फ्यूल। अब ये जितने भी मैं बताऊंगा ना सारे ध्यान रखना कन्वेंशनल है। सारे के सारे क्या भाई? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन से होते हैं? जिनको अपन पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं, है ना? जो कन्वेंशनली अपन यूज कर रहे हैं, काफी लंबे टाइम से अपन यूज कर रहे हैं। सुरभि बोल रही है नॉन रिन्यूएबल है। चलो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। पक्का है ये नॉन रिन्यूएबल है? तो सबसे पहला आता है भाई आपका फोजिल फ्यूल। अब फोजिल फ्यूल सभी को पता है नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कि आपका कोल हो गया, कोयले से क्या निकलता है भाई? कोयले से आपको कार्बन निकलता है ना? नाइट्रोजन निकलता है, सल्फर निकलता है जब इसको जलाओगे। तो इन सबके ऑक्साइड निकलेंगे जैसे CO2, NO2, SO2, है ना? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन देखो एसिड रन करते हैं, ये भी आपको रिकॉल करना चाहिए यहाँ से। रश्मि कह रही है रिन्यूएबल है। तो ये सारे क्या करते हैं भाई? देखो फ्यूजल फ्यूल को जलाओगे तो आपको क्या मिलेगी? एसिड रेन मिलने के चांस है, क्योंकि ये देखो एसिड रेन करवाने वाले जितने भी आपके ऑक्साइड है वो सारे रिलीज करते हैं, ठीक है। ओके, अब फोजिल फ्यूल का आपको देखो कैसे यूज किया जाता है। इनका क्या लगाया जाता है? आपके प्लांट लगाया जाता है। उस प्लांट के अंदर आपके डायनेमो होता है। डायनेमो ध्यान रखना क्या होता है? व्हाट इज डायनेमो? डायनेमो जनरेटर को बोलते हैं अपन, ठीक है ना? डायनेमो किसको बोलते हैं? जनरेटर को बोलते हैं। तो अगर कहीं डायनेमो लिखा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को डायनेमो कहते हैं। अब दूसरा आता है देखो फोजिल फ्यूल, तो आपको समझ में आ गया कौन होता है भाई? कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया, ये सारे क्या हो गए? फोजिल फ्यूल्स हो गए। फिर आता है आपके थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट आता है, ये भी ध्यान रखना आपका नॉन रिन्यूएबल है। क्या है? नॉन रिन्यूएबल। इसमें आपकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये भी ध्यान रखना कौन सी एनर्जी को कौन से में कन्वर्ट किया जाता है। हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो थर्मल का मतलब ही हीट है, तो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये देखो नॉन रिन्यूएबल कैसे है, ये समझो आप। ये दिख रहा है, ये है थर्मल पावर प्लांट। इसके अंदर पता है क्या किया जाता है? ये चिमनी दिख रही है, यहाँ पे आपके फोजिल फ्यूल को जलाया जाएगा। ये जो चिमनी दिख रही है यहाँ पे क्या किया जाएगा? फोजिल फ्यूल को जलाया जाएगा। और इससे पानी को क्या किया जाएगा? इस फोजिल फ्यूल से ये जो कोयला जलेगा ना, मान लो कोयला जला रहे हैं,
कोयले से क्या होगा, ये जो पानी है स्टोर कर रखा है, ये पानी क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होके किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में। अब आपको पता है पानी को जितना गर्म करते हो उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी होती है, सभी को पता है ना भाई। अब पानी को आपने स्टीम में बदला, इस स्टीम को ऐसे ना पास किया जाएगा, और यहाँ पे एक टरबाइन लगा होता है, टरबाइन मतलब ऐसे रोटेटरी ब्लेड लगी होती है। जब स्टीम की एनर्जी इसके ऊपर ऐसे टकराएगी, टकराएगी तो ये टरबाइन ऐसे घूमने लगेगा गोल गोल, और जब टरबाइन घूमेगा तो ये जनरेटर से कनेक्टेड होता है, जो जनरेटर भाई ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो यहाँ पे देखो ऐसे जनरेटर घूमेगा तो जनरेटर किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ओके। अब ये जो गर्म पानी है इसको वापस आपके क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है ना। ये देखो एक कूलेंट लगा होता है, कूलिंग टावर होता है, इसमें वापस कूल हो जाता है और उसी पानी को वापस आपके यूज किया जाता है। ठीक है, समझ गए। ये जनरली आपके कोल फील्ड्स के पास में लगाया जाता है, थर्मल पावर प्लांट आपको वहां ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पे क्या है, पास में कोल फील्ड है। रीजन क्या है, आपके ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस नहीं लगेगा, आपको कोयला उठा उठा के लाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब दूर दूर स्टेट से लाना नहीं पड़ेगा। तो एज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट, तो ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इजीली आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हो, सस्ती मतलब इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हो आप। तो ये होता है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल में देखो आप कोयला यूज कर रहे हो, कोयला तो एक दिन खत्म हो जाएगा, तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, क्या है, नॉन रिन्यूएबल। फिर आता है नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर हाइड्रो पावर प्लांट, ये भी देखो आपका क्या है, ये भी आपका कन्वेंशनल ही है, ठीक है ना, सारे के सारे ये कन्वेंशनल ही है, जब तक मैं ना बोलूं सब कन्वेंशनल है, ये भी कन्वेंशनल है। अब ये हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, ये रीन्यूएबल होता है, क्या होता है, रीन्यूएबल। ओके, ये रीन्यू हो जाता है भाई, ठीक है। ये काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी को जो, अब देखो इसमें क्या होता है, सीन देखो क्या होता है। ये मान लो डैम है, डैम दिख रही है आपको, यहाँ पे डैम में क्या किया जाएगा, ऐसे पानी स्टोर कर लिया जाएगा, और यहाँ पे ना ये डैम का गेट हो गया, ये दिख रहा है, ये डैम का गेट है जहां से पानी आगे जाएगा। फिर इस डैम के गेट में क्या लगी होती है, एक रोटेटरी ब्लेड लगी होती है। अब देखो जैसे जैसे पानी की हाइट बढ़ेगी, आपको याद आना चाहिए ये किसमें, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो पानी की हाइट इतनी हो गई, और हाइट इतनी हो जाएगी तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो पानी में क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब पोटेंशियल एनर्जी को आप यहाँ से ड्रॉप करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, और बहुत स्पीड से जाएगा ये पानी। अब ये पानी इतनी स्पीड से जाएगा और यहाँ पे क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी जब इस रोटेटरी ब्लेड के टकराएगी तो इसको गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी में। अब पानी तो देखो रिप्लेनिश होता रहता है ना, तो इसलिए ये क्या है, रिन्यूएबल है ना, आप वही पानी वापस यूज कर सकते हो, यही पानी वापस यूज कर सकते हो। तो पानी गायब नहीं होने वाला है इसमें, जैसे उसमें कोयला गायब हो जाएगा वैसे इसमें पानी गायब नहीं होगा, इसलिए ये रिन्यूएबल है। तो ये काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी को। या फिर ये भी बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी को क्या कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भारत की 1/4 एनर्जी डिमांड ना यहीं से आपकी फुलफिल होती है, ठीक है ना, हाइड्रो से। वाटरफॉल डैम्स स्टोर्स वाटर एट पोटेंशियल एनर्जी, ये समझा चुका हूं मैं, व्हेन इट फ्लोज कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेट्स टरबाइन। इसके बेड इम्पैक्ट भी है, बेड इम्पैक्ट देखो क्या है, आपको पता होना चाहिए भाई, डैम अगर आप बिल्ड करोगे तो उसके बेड इम्पैक्ट भी होंगे। जैसे देखो अगर मान लो आपको डैम बनाना है, डैम बनाना है तो आपको ये सारे स्पेस क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको हो सकता है यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर ह्यूमन हैबिटेशन हो, तो इनको क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, यहाँ पे मान लो एनिमल्स वगैरह रहते हो तो उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। वेजिटेशन सबमर्ज्ड, रोड्स प्रोड्यूस मीथेन। अब यहाँ पे मान लो जो वेजिटेशन थी, जो भी प्लांट्स वगैरह थे, अब ये नीचे दब गए, नीचे दब गए तो जब नीचे दब जाते हैं तो ये जब डिकम्पोज होते हैं ना तो मीथेन गैस रिलीज करते हैं, और मीथेन गैस क्या प्रोड्यूस करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये इसके बैड इम्पैक्ट भी है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है बायोमास बायोगैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमास बायोगैस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या है, कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल। ओके, बायोगैस की बात करें तो बायोगैस प्लांट देखो क्या होता है, ये रिन्यूएबल होता है, आपके ध्यान रखना, मतलब रिन्यू कर सकते हो आप, उसी वेस्ट को बार बार आप यूज कर सकते हो। रिन्यूएबल होता है ये। प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स जनरेटेड बायोगैस प्रोवाइड फ्यूल। देखो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है या फिर उनका वेस्ट है ना, जो प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट है ना, इस वेस्ट को यूज किया जाता है आपके बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि आपके फ्यूल की तरह बिहेव करता है। अब देखो ये बायोगैस बनाने के लिए आपके प्लांट्स और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, जैसे प्लांट्स रेजिड्यू हो गया आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद में जो कचरा बचता है प्लांट का, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, काउ डंग हो गया,
इन सबको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या किया जाता है, डिकम्पोज। तो इससे बनती है गैस जिसको बोलते हैं गोबर गैस या फिर बायोगैस। ठीक है। काउ डंग प्लस वाटर इन डाइजेशन टैंक। देखो अब होता कैसे है ये देखो, ये पूरा प्रोसीजर होता है इसका। ठीक है ना, ये पूरा क्या होता है, आपके प्रोसीजर होता है। इसको बोलते हैं डाइजेशन टैंक। ये नीचे वाला दिख रहा है आपको, ये होता है डाइजेशन टैंक। ये होता है मिक्सिंग टैंक, मतलब इनलेट। यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन डालेंगे काउ डंग एंड वाटर। तो ये काउ डंग एंड वाटर कहाँ चला जाएगा, आपके इसमें चला जाएगा, डाइजेशन टैंक में चला जाएगा। मैंने क्या डाला यहाँ से, काउ डंग प्लस वाटर आपके डाला। ठीक है। ये सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके। और इसको कई दिनों तक छोड़ दिया जाएगा डिकम्पोजिशन के लिए। अब यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, नो O2। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, नो O2, कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में इनको क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा। इससे क्या होगी, आपकी एक गैस जनरेट होगी जिसको बोलते हैं अपन गोबर गैस या फिर बायोगैस। ठीक है ना। ओके। दिस जनरेट 75% प्योर मीथेन। ये सोर्स ना इतना अच्छा है कि 75% क्या बनाता है, प्योर मीथेन बनाता है। प्योर मीथेन ध्यान रखना आपका क्या होता है, एक्सीलेंट फ्यूल होता है। क्या होता है, एक्सीलेंट फ्यूल होता है। और साथ में ये जो मीथेन है ना, ये ध्यान रखना आपका क्लीनर फ्यूल होता है। क्लीनर, क्लीनर फ्यूल होता है, क्योंकि ये कोई भी स्मोक नहीं देता आपको। जब इसको जलाओगे तो कोई स्मोक नहीं देगा ये आपको। ठीक है। तो बर्न्स विदाउट स्मोक। और बाकी का जो रेजिड्यू बच जाएगा, जो कचरा बच जाएगा, ये आउटफ्लो टैंक से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये बाहर जितना भी निकाला जाएगा ना, इसको भी यूज किया जाता है। इसको कहाँ यूज किया जाता है, आपके मेन्योर बनाने में, फर्टिलाइजर वगैरह में, जैसे नाइट्रोजन रिच, फॉस्फोरस रिच। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ये मीथेन प्रोड्यूस करेगा, फिर CO2 करेगा, फिर आपके नाइट्रोजन करेगा। 75% तो आपका मीथेन ही रहता है। तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है, किस ऑर्डर में प्रोड्यूस करता है। तो ये भी क्या है, कन्वेंशनल है। फिर आता है आपका विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी ध्यान रखना आपका कन्वेंशनल है। ये भी क्या है, कन्वेंशनल। अब विंड एनर्जी तो आप सब जानते हो भाई, है ना। विंड में आपके बड़े बड़े टर्बाइन लगे होते हैं ना, ऐसे पंखे लगे होते हैं। तो ये क्या है, रिन्यूएबल है। क्योंकि देखो हवा तो भाई अगेन आपकी जनरेट होती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है। अब हवा का चलने का रीजन क्या है, ये अपन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि अनइक्वल हीटिंग होती है लैंड मास की। तो एक जगह लो प्रेशर, एक जगह हाई प्रेशर बन जाता है। तो उसके कारण क्या होती है, आपकी जो एयर होती है ये मूव करती है। तो अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन जनरेट्स एयर मूवमेंट। अब ये एयर मूवमेंट स्टार्ट होती है तो इसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। जब ये एयर मूवमेंट आपके इसके विंड टरबाइन को टकराती है यहाँ पे, तो इसको क्या दे देती है, काइनेटिक एनर्जी दे देती है। तो ये विंड टरबाइन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये विंड मिल क्या करता है, आपके काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब देखिए ये जो कभी आपने एक चीज देखी है, जनरली जो पहाड़ वगैरह होते हैं, वहां पे सिर्फ एक विंड मिल नहीं लगा होता, काफी सारे लगे होते हैं। रीजन क्या है, एक विंड मिल से आप इनफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हो, इसलिए मल्टीपल इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। जब बहुत सारे आपके विंड मिल लगाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं विंड एनर्जी फार्म। ये काफी महंगा होता है, मतलब कॉस्टली होता है, और इसकी मेंटेनेंस भी काफी हाई होती है ना। साथ में देखो इसको एरिया भी चाहिए होता है लगाने के लिए, और रेगुलर विंड सप्लाई चाहिए आपकी 15 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा। ठीक है। तो ये मतलब इसको चलाने के लिए हर जगह आप यूज नहीं कर सकते। डेनमार्क कंट्री ऑफ विंड्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे 25% ऑफ द एनर्जी इज बाई विंड मिल। विंड मिल से वहां पे 25% एनर्जी की पूर्ति होती है। जर्मनी बाई टोटल आउटपुट आपका टॉपर है। इंडिया 5वें नंबर पे आता है वर्ल्ड में। इफ फुली एक्सप्लॉइटेड कैन जनरेट 45,000 मेगावाट। लार्जेस्ट फार्म आपको कन्याकुमारी मिलेगा, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है ना। तो इसमें देखो सीन ऐसा होता है, ये गोल गोल घूमेगा, घूमेगा तो इसमें भी देखो रोटर लगा होता है, गियर बॉक्स लगा होता है। वो क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी ये कन्वर्ट किस में कनेक्ट होगा, आपके एक जनरेटर में कनेक्ट होगा। तो ये जनरेटर किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, वहां से सारी बिजली भेज देंगे। हैमलेट क्या होता है भाई, स्पार्सली इनहेबिटेड एरियाज, ये भी आपको पता होगा। तो ये सारे देखो, ये थे कन्वेंशनल। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल, मतलब इनको ऑल्टरनेटिव भी बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं, मतलब जो अपन पुराने टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं, रिसेंटली आपके क्या हुए, डिस्कवर हुए। जैसे कि सबसे पहला आता है आपका भाई सोलर एनर्जी। सबसे पहला क्या आता है, सोलर एनर्जी। ये रिन्यूएबल है, देखो क्योंकि सनलाइट तो भाई आती रहेगी, रिन्यू होती रहेगी। तो ये रिन्यूएबल है। कन्वर्ट सनलाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
इंडिया रिसीव फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ ईयर, देखो भारत मोस्ट ऑफ द आपके साल में ना डेली 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर आपकी एनर्जी क्या करता है, रिसीव करता है। मतलब 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर अपन एक साल के अंदर एनर्जी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सोलर एनर्जी रीचिंग पर यूनिट एरिया एट आउटर एज ऑफ अर्थ एटमोस्फियर पर सेकेंड। देखो सोलर कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं कि सोलर एनर्जी रीचिंग पर यूनिट एरिया एट आउटर एज ऑफ अर्थ एटमोस्फियर पर सेकेंड, कि पर सेकेंड के अंदर पर एरिया में अपने कितना सोलर एनर्जी आ रहा है उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ये कितना है, देखो भारत के लिए वैल्यू याद रखना डायरेक्ट, ये है 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E/80, ठीक है। सोलर कुकर, आपके सोलर वाटर हीटर्स हो गए, ये सारे के सारे देखो आपके ब्लैक सरफेस के होते हैं, है ना, क्योंकि ब्लैक सरफेस क्या करता है, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इनमें मिरर यूज किए जाते हैं आपके रेज को कन्वर्ट करने के लिए, तो ग्लास प्लेट इनमें यूज किए जाते हैं ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बन सके। आपने एक चीज देखा होगा कि जो सोलर कुकर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये मान लो आपके क्या बनाया मैंने, एक कंटेनर जैसा है, ये जनरली ब्लैक कलर का होता है, इसके ऊपर क्या किया जाता है, ऐसे आपका कांच यूज किया जाता है, ऐसे ऊपर क्या किया जाता है, ग्लास यूज किया जाता है, ऊपर ग्लास यूज किया जाता है ना। ये ग्लास क्यों यूज किया जाता है, सपोज करो आपने क्या रख रखा है, यहाँ पे कोई खाना रख रखा है। अब ये ग्लास क्या करेगा, जो अंदर जितनी भी आपकी सनलाइट आएगी, अंदर जितनी भी सनलाइट आएगी, सनलाइट जितनी भी आएगी उसको ट्रैप कर लेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। तो ग्लास क्या देता है, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह के अंदर आप बैठते हो, गाड़ी में अगर शीशे लगे तो गाड़ी के शीशे क्या करते हैं, सनलाइट को अंदर ट्रैप कर लेते हैं, गाड़ी काफी गर्म हो जाती है अंदर से। वो क्यों होती है, इसी कारण होती है क्योंकि ग्लास क्या करते हैं आपके भाई, हीट को ट्रैप करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं। सोलर पैनल हो गए, सोलर पैनल तो भाई सब लोग लगवाते हैं ऐसे, है ना, इस टाइप के सोलर पैनल। कंपोज्ड ऑफ मेनी सोलर सेल, इनमें काफी सारे आपके सोलर सेल होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल यूज किए जाते हैं जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। ये जनरली सिलिकॉन से बने होते हैं, ठीक है ना। ये एक मेटलॉइड सेमीकंडक्टर है, सभी को पता है, कल ही पढ़ा था। इनकी जो अगर वोल्टेज की बात करें तो 0.5 से 1 वोल्ट होती है और 0.7 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर सेल देखो आपके सैटेलाइट में भी यूज किया जाता है, रेडियो में, टीवी में, वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम में, कैलकुलेटर वगैरह काफी में यूज किया जाता है आजकल। ओके, अब चलो इनके आंसर्स बताओ जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बताओ इसका आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखो एग्जाम में। इनमें से नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल कौन सा है, इजी सा है, कौन सा है नॉन कन्वेंशनल, सोलर एनर्जी, बाकी सारे कन्वेंशनल है। ये वाला देखो CAPF 2024 का। Identify the correct option from the following about the proportion of different gases in biogas. ऑर्डर बताइए क्या होगा। तो सबसे ज्यादा मीथेन होता है, फिर CO2 होता है, फिर आपके नाइट्रोजन रिलीज होता है। ये वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन इन बायोगैस। बायोगैस में लार्जेस्ट कंपोजिशन किसकी होती है, अगेन सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है ना, इजी सा है। चलो नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये वाला बताओ।
CDS का क्वेश्चन है। तो बायोगैस से देखो बहुत क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। पहला देखो क्या बोला है, mainly composed of methane gas. It is formed by decomposition of cow dung in the absence of oxygen. It burns without smoke and leaves no residue. आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ए नॉन रिन्यूएबल। बहुत सिंपल स्टेटमेंट था, रिन्यूएबल है ना ये तो बी तो किसी हाल में से ही नहीं हो सकता। चलो ये बताओ। व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस? सेम ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है ना। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही थे। चलो ये बताओ। पूरा रीड करना फिर जवाब देना। क्या आंसर हो जाएगा? बायोमास इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सही है। गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन काउ डंग, क्रॉप रेजिड्यू, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज आर अलाउड टू डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सारे देखो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट है, तो सही है। बायोगैस जनरेशन रिड्यूसेस सोइल एंड वाटर पोल्यूशन। हीटिंग कैप, अब देखो ये भी सही है ना, सोइल एंड वाटर पोल्यूशन को कम करता है। कचरा तो सारा अपन ने इसमें यूज कर लिया, तो सोइल एंड वाटर पोल्यूशन कैसे होगा? हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज वेरी लो। वेरी लो कहाँ होती है? मैंने बोला कि बायोगैस में जो मिथेन होता है बेस्ट आपका फ्यूल होता है, तो हीटिंग कैपेसिटी कम कैसे हो सकती है? ज्यादा होगी ना। अपने से नॉट करेक्ट पूछा है, तो यही तो नॉट करेक्ट है। हीटिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए लगाने वालों। चलो ये बताओ अभी। ये देखो CAC का क्वेश्चन है इस बार का। Agriculture residue, corn, grain waste, water treatment plus wood mill waste. Which of the above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel? तो इन चारों वेस्ट को अपन क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताओ अभी। क्या हो जाएगा? Biogas is considered to be excellent fuel which burns without smoke. The main constituent of the biogas is methane. अब चलिए आगे की एनर्जी बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब डायरेक्टली आपका न्यूक्लियर वाला एनर्जी है ना, वही इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी देख लेते हैं। अब देखो अपन नॉन कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब अपन नॉन कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं। तो ये जो जितनी भी एनर्जी अपन यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी नॉन कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल। ओके। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, अब टाइडल एनर्जी देखो जितने भी पानी से एनर्जी होगी रिन्यूएबल होगी, तो ये रिन्यूएबल है। टाइडल एनर्जी मतलब लो टाइड हाई टाइड से बनेगी, है ना। हाई लो टाइड से जो आपके सन एंड मून ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सी वाटर कन्वर्ट टाइडल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट डैम्स। डैम्स पे ये क्या की जाती है? आपकी बनाई जाती है, ठीक है ना। ये एनर्जी क्या होती है? डैम्स पे आपके बन जाती है। ओके। जैसे देखिए यहाँ पे, इससे समझ सकते हो आप। ये देखो ये टाइड्स आ रही है, तो ऐसे क्या लगे होते हैं? टरबाइन लगे होते हैं। तो ये टाइड्स क्या करती है? जब इनको टकराती है तो इन टरबाइंस को घुमाती है, घुमाती है तो यहाँ पे क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ओके। ऐसे ही देखो दूसरी आपकी वेव एनर्जी।
वेव एनर्जी भी रिन्यूएबल है। ये किससे बनेगी? वेव से बनेगी। जो आपकी सी शोर पे है ना, किनारे पे जो आपकी क्या आती है भाई? वेव्स आती है। तो ये वेव्स यहाँ पे क्या लगा होता है? एक ऐसे पाइप लगा होता है। तो ये वेव्स क्या बनाती है? एक एयर कॉलम बनाती है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स लेके आती है साथ में। तो ये विंड्स की जो एयर होती है ना, ये क्या करती है? टरबाइन को घुमाती है तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल में। फिर आती है ओशन थर्मल एनर्जी। अब ये ओशन थर्मल एनर्जी क्या होता है? नाउ सी, यहाँ पे ओशन के टेम्परेचर का फायदा उठाया जाता है। ओशन देखो ऊपर से क्या होता है? गर्म होता है। ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है? सरफेस का टेम्परेचर गर्म होता है। और नीचे से जब डेप्थ में जाओगे तो काफी ठंडा होता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, आपकी रिन्यूएबल होती है। इसमें क्या किया जाता है? जो वाटर की हीट होती है ना, वाटर की जो हीट होती है, इस हीट से क्या किया जाता है? इसको ना एक इवापोरेटर लगाया जाता है, उससे क्या किया जाता है? इसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और इस टरबाइन को घुमाया जाता है। ये टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। फिर ये जो गर्म आपका हीट वाला पानी होता है, ये वापस डाल दिया जाता है और नीचे से ठंडा पानी मंगाया जाता है, उससे वापस इसको ठंडा कर दिया जाता है। ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है, और आपके क्या होता रहता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती है। ठीक है ना? ओके। हीट किससे किया जाता है? अमोनिया से किया जाता है। अमोनिया गैस आपकी यहाँ पे यूज की जाती है। ओके। फिर आता है आपका नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी। ये भी नॉन कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? देखो, जो अभी आपने ओशन थर्मल एनर्जी पढ़ी ना, वही मान लो अर्थ के ऊपर कर रहे हैं, मतलब जमीन के ऊपर कर रहे हैं। एक्चुअली जमीन के ऊपर कर रहे हैं, वो भी अर्थ पे ही थी, जमीन के ऊपर कर रहे हैं, तो वो जियोथर्मल हो जाएगी। तो रिन्यूएबल मोल्टन रॉक्स फॉर्म्ड इन डीपर हॉट रीजन्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, पोस्ट अपवर्ड्स हॉट स्पॉट्स ग्राउंड वाटर कम इन कॉन्टेक्ट स्टीम समटाइम आउटलेट ऑफ सरफेस हॉट स्ट्रीम्स स्टीम टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी न्यूजीलैंड यूएसए लीडिंग। मतलब क्या, इसका समझो यहाँ पे। अब देखो, ये जमीन है, नीचे अपने को पता है नीचे आपके क्या है भाई? मेग्मा और हॉट रॉक्स है। ये जब हॉट रॉक्स होती है, इनके कांटेक्ट में आता है, मेग्मा के कांटेक्ट में आता है, तो ये काफी गर्म हो जाती है। ये रॉक्स क्या हो जाती है? काफी गर्म। और यहीं पे अपने को क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर मिलेगा। जब ये वाटर इसके कांटेक्ट में आता है तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और मान लो कोई ऐसे, मान लो क्या है आपका? एक छेद है, तो इससे क्या निकलेगा? ये हॉट स्प्रिंग बाहर निकलेगा, या तो गर्म पानी बाहर निकलेगा, ये स्टीम निकलेगा। वही स्टीम को देखो आपके क्या किया जाएगा? एनर्जी में यूज किया जाएगा, बनाने में टरबाइन घुमाया जाएगा, और इस स्टीम वाले जो पानी होगा इसको ठंडा करके वापस जमीन में भेज देंगे। इसलिए ये क्या है? रीन्यूएबल है। ठीक है ना? न्यूजीलैंड और यूएसए इसमें क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। आपको उत्तराखंड के अंदर भी इसका प्लांट देखने को मिलेगा, जियोथर्मल का। मिलेगा ना भाई? कौन सा है? नाम याद है किसी को? किसी को याद है? उत्तराखंड में एक फेमस आपका प्लांट है, बताओ। ये देखो, ये इस बार एनडी में क्वेश्चन आया था, आंसर बताओ इसका। ये एनडी का क्वेश्चन है इस बार का, बताओ। आपसे बोला इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो नॉन कन्वेंशनल कौन सा भाई? टाइटल है, बाकी सारे के सारे देखो कन्वेंशनल है। इजी सा क्वेश्चन था। फिर फाइनली एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, न्यूक्लियर एनर्जी। इसको ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है ना? इसको ध्यान से देख लेना। ओके। न्यूक्लियर एनर्जी भी ध्यान रखना, आपका क्या है? नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल। ओके। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है और नॉन कन्वेंशनल होता है। नॉन कन्वेंशनल क्यों है? क्योंकि अपन ने ये लेटेस्ट क्या मानते हैं? अपन प्रोसेस मानते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्यों है भाई? अब न्यूक्लियर एनर्जी में आप यूरेनियम यूज करते हो, यूरेनियम वापस थोड़ी ला सकते हो, एक बार गया तो गया, है ना? लिमिटेड है यूरेनियम भी, पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर लिमिटेड है भाई। ऐसे थोड़ी है कि थ्रू आउट द लाइफ यूज करते रहोगे। तो इसमें क्या किया जाता है आपके? या तो यूरेनियम को या थोरियम को या प्लूटोनियम को आपके एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है ना? आपने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था ना? याद है? थर्मल पावर प्लांट सबसे पहले पढ़ा था, उसके अंदर अपन कोयला यूज कर रहे थे। वही कोयले वाला काम कौन करेगा अभी? यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम करेगा। ठीक है ना? ओके। अब देखो, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी अपन दो रिएक्शन से कर सकते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन तो अभी भी अपन ट्राई कर रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, बना नहीं पाए। बना लिया तो भाई उस दिन मान लो कुछ भी हो सकता है। अब न्यूक्लियर फिजन की बात करें, न्यूक्लियर फिजन की बात करें, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन? फिजन कब होता है भाई? जब न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम, मान लो यूरेनियम लिया, प्लूटोनियम लिया, थोरियम लिया, इसके न्यूक्लियस पे जब आप नो एनर्जी न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करवाओगे, तो ये जो बड़े बड़े न्यूक्लियस है ना, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये क्या हो जाएंगे? लाइटर न्यूक्लियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और साथ में क्या रिलीज करेंगे? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ क्या करेंगे भाई? एनर्जी रिलीज करेंगे। मतलब
जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ समझ में आएगा आपको। ये मान लो ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन को मैंने क्या करवाया, बॉम्बार्ड करवाया। किसके ऊपर बॉम्बार्ड करवाया, आपके एक बड़े न्यूक्लियस के ऊपर करवाया, दैट इज ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम 23592, इस पे क्या करवाया, बॉम्बार्ड करवाया, ठीक है। अब ये जो यूरेनियम है ना, इसका मास मान लो कितना है, एम है, कैपिटल एम इसका मास है। तो जैसे ही आप न्यूट्रॉन इस पे क्या करवाओगे भाई, बॉम्बार्ड करवाओगे, है ना, बॉम्बार्ड करवाओगे, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे आपके न्यूक्लियर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। ये एक छोटा हो गया जिसका मास मान लो एम है, ये दूसरा हो गया जिसका मास भी एम है, ये तीसरा हो गया जिसका मास है आपका एम। अगेन ये जो न्यूट्रॉन्स है, ये न्यूट्रॉन्स इसके ऊपर आपके बॉम्बार्ड होंगे तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे ऐसे, ऐसे और ज्यादा आपके टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस ऐसे चलता ही जाएगा, और हर टाइम जब जब आपका ये क्या होगा, ब्रेक होगा, तब तब क्या करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तब तब क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी रिलीज करेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो एनर्जी रिलीज करता है, ये इसके लिए एक एक्सप्रेशन आपका डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम सी स्क्वायर किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन ने क्या दिया भाई, आपके एक्सप्रेशन दिया, ठीक है ना। आइंस्टीन ने ये एक्सप्रेशन दिया, ओके। आइंस्टीन ने क्या बोला कि भाई जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है ना, ये किसके बराबर होती है, सी तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, सी तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पे ये जो डेल्टा एम है ना, ये है चेंज ऑफ मास। जैसे कि मान लो पहले मास था कैपिटल एम, ओके, पहला बॉम्बार्ड करवाया तो देखो मास क्या हो गया, एम एम एम, इन तीनों का ऐड करूंगा तो 3m होगा। ये जो तीनों का मास ऐड करोगे ना, इस कंप्लीट के मास से क्या होगा, कम होगा, मतलब इन दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, उसी को बोला डेल्टा एम। ये सारा का सारा मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये डिफरेंस आता है ना, जो ये थोड़ा मास गायब हो जाता है, ये मास कहाँ चला जाता है, आपके एनर्जी कन्वर्जन में चला जाता है। समझ गए ना, ओके। तो इस तरीके से क्या होती है आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, कि बॉम्बार्ड करवाते हैं आप लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, तो स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियर, और बहुत सारे आपके क्या होते हैं भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ओके। ऑल इनिशियल न्यूक्लियट्स हैव लार्जर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। जितने भी आपके इनिशियल न्यूक्लियट्स होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, लार्जर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन से ज्यादा तो न्यूट्रॉन्स होते हैं। एनर्जी मैं बता चुका हूँ किसके बराबर होगी, अब देखो मास ऑफ ओरिजिनल एटम ज्यादा होगा सम ऑफ मास ऑफ न्यू इंडिविजुअल एटम। तो ये जो मास एक्स्ट्रा होता है, ये क्या हो जाता है, आपके कन्वर्ट हो जाता है ना, ये याद आना चाहिए आपको, M-3m वाला, ये सीन याद आना चाहिए, ठीक है। एटम ऑफ यूरेनियम प्रोवाइड्स 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम, कोयला जलाते हो ना, एक कार्बन एटम जलाने पे जितनी एनर्जी मिलती है, उसकी 10 मिलियन टाइम्स आपको एनर्जी मिलती है एक यूरेनियम को जलाने में। आप सोचो कि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी खतरनाक होती है ना। न्यूक्लियर एनर्जी सोचो कितनी खतरनाक होती है, ओके। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी इतनी खतरनाक होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो देखो भाई डिवाइड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ऐसे तो ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसे तो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होती है, चेन रिएक्शन होती है। ये देखो, ये चेन के अंदर बनती जा रही है ना, चेन जैसी बनती जा रही है, एक चेन में चलता जा रहा है, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, चेन चेन रिएक्शन होता है। फ्यूजन मतलब देखो डिवाइड हो रहा है ना। तो ये चेन रिएक्शन होता है। अब ये चेन रिएक्शन को अपने को क्या करना पड़ता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए एनर्जी बनाते हो तो अपने को कंट्रोल करना पड़ता है। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आपकी कंट्रोल्ड भी हो सकती है, अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है। अनकंट्रोल मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, जब तक खत्म ना हो तब तक एनर्जी निकलने दो भाई। कोई मरे तो मरे, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक खत्म ना हो तब तक नहीं रुकेंगे। कंट्रोल्ड मतलब अपने को तो यार इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, उतनी एनर्जी बनाएंगे, उसके बाद में रोक देंगे। तो कंट्रोल्ड वाला है ना, ये न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड कहाँ पे यूज किया जाता है, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है, जहां पे एनर्जी आपकी जनरेट की जाती है, क्योंकि वहां पे कंट्रोल करना जरूरी है, वरना ब्लास्ट हो जाएगा भाई। वरना क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ओके। वहीं अनकंट्रोल्ड देखो कहाँ यूज किया जाता है, मतलब कभी स्टॉप नहीं होगा, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा ना, पूरा यूरेनियम खत्म नहीं हो जाएगा, सारा एनर्जी निकल जाएगा, तब तक नहीं रुकेगा। तो ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है आपके न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर। आपको याद होगा कि यूएसए ने क्या किया था भाई, हिरोशिमा, जो कि आपके होन्सू आइलैंड पे है ना, इस पे आपके एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था जिसका नाम दिया लिटिल बॉय। और नागासाकी, ये क्यूशू आइलैंड पे आपके जापान के, यहाँ पे डाला फेटमैन, ठीक है ना, ये दोनों जापान में। कब डाला, 1945 के अंदर। और ये इतनी ज्यादा तबाही लेके आए थे, पता नहीं कितने लाखों लोग मर गए थे आपके, है ना, बहुत लोग मर गए थे विथ इन सेकेंड्स। और उसका इम्पैक्ट आज भी फील किया जाता है बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन के कारण आज भी फील किया जाता है।
तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन आपके कहाँ यूज की जाती है? न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाने में। तो न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन पे ही बेस्ड है, बट किस पे? अनकंट्रोल्ड पे। वहीं आपके न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है, किस पे? चेन रिएक्शन पे। ठीक है ना? ओके। अब बात आती है कि इनको कंट्रोल कैसे करेंगे भाई, है ना? इनको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा अपने को। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? इसकी बात कर रहे हैं, इस न्यूक्लियर रिएक्टर की अपन बात कर रहे हैं। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे पहले चाहिए होगा फ्यूल। फ्यूल देखो क्या क्या यूज करते हैं अपन? यूरेनियम 235, यूरेनियम 239, 94, यूरेनियम 233, ये देखो आइसोटोप वगैरह आइसोबार वगैरह आपके सारे हैं, ठीक है ना? यूरेनियम 238 भी यूज करते हैं, थोरियम 232, प्लूटोनियम 239। इंडिया ज्यादा करके प्लूटोनियम वगैरह यूज करता है आपके, ठीक है ना? इंडिया आपके प्लूटोनियम वगैरह ज्यादा यूज करता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सारे के सारे क्या है? रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ये रेडिएशन क्या करेंगे? रिलीज करेंगे जब आप इनको जलाओगे, ठीक है? ये जो 92 वगैरह है ना, ये एटॉमिक नंबर है, ओके? एटॉमिक नंबर। और ये 235 वगैरह क्या है? ये मास नंबर है। अब यूरेनियम 235 आपके नेचर के अंदर 0.1714% है, जबकि यूरेनियम 238 99.28% है। कितना है? 99.28%। अब ये जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, अभी मैंने बोला कि यहाँ पे तो भाई कंट्रोल करना पड़ेगा अपने को, है ना? अपने को क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? कंट्रोल कैसे करेंगे? देखो जो ये आपकी रिएक्शन हो रही थी ना ऊपर, ये रिएक्शन हो रही थी, इसको मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? अब देखो इसके ऊपर न्यूट्रॉन का जो आपका क्या करवा रही हो? बॉम्बार्ड करवा रही हो। अगर देखो मैं इन न्यूट्रॉन को ही गायब कर दूं, इन न्यूट्रॉन को ही क्या कर दूं? गायब कर दूं, है ना? न्यूट्रॉन को ही क्या कर दूं भाई? एब्जॉर्ब कर लूं, कंट्रोल कर लूं, तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी ना? तो मेरे को कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आपके यूज किए जाते हैं मॉडरेटर्स। क्या यूज किए जाते हैं? मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स क्या होते हैं? ये आपके फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन होते हैं ना फिजन के लिए, इनको क्या कर देते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं। जो जल्दी जल्दी आपके ये जो न्यूट्रॉन जल्दी जल्दी भागते हैं ना, जल्दी जल्दी क्या करवाते हैं? चेन रिएक्शन करवाते हैं। देखो जितना जल्दी भागेंगे उतना ही उतनी ज्यादा जगह आपके क्या करेंगे? टकराएंगे। और जितना टकराएंगे उतनी ज्यादा क्या करेंगे? रिएक्शन बढ़ाएंगे। तो इनको क्या कर देते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं। क्या यूज किया जाता है मॉडरेटर के लिए? ग्रेफाइट यूज किया जाता है, ग्रेफाइट की रोड। D2O, हैवी वाटर, ड्यूटरेटेड वाटर, है ना? ड्यूटरेटेड वाटर आपका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, ओके? ड्यूटरेटेड वाटर मतलब वही वाला आपके भाई 2H1, इसको बोलते हो ना ड्यूटेरियम, है ना? ये आपका हेवी आइसोटोप है हाइड्रोजन का, हेवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो उसका पानी आपके यूज किया जाता है। बेरिलियम यूज किया जाता है, वाटर भी आपका यूज किया जाता है, ठीक? फिर दूसरा आता है शील्डिंग। अब देखो ये जो आपका रिएक्टर है, ये दिख रहा है आपको? ये रिएक्टर है, इस चिमनी के अंदर आपका क्या हो रहा है? यूरेनियम रिएक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रेडिएशन निकलेगी। तो रेडिएशन लीक ना हो, इसलिए ये जो चिमनी होती है ये बहुत मतलब मोटी दीवार से बनाई जाती है। तो इस मोटी दीवार को बनाने के लिए कि आपके ये जो न्यूट्रॉन्स वगैरह ये लीक ना हो, है ना? मतलब रेडिएशन आपके हार्मफुल रेडिएशन वगैरह लीक ना हो, तो इसको या तो लीड आयरन से और कंक्रीट से क्या किया जाता है? बनाया जाता है। बहुत मोटी दीवार होती है ये, ठीक है? फिर आता है कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स देखो क्या होता है? कंट्रोल रोड्स का काम होता है चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना। वो जो चेन रिएक्शन हो रही थी, देखो मॉडरेटर का तो काम है चेन रिएक्शन को फास्ट या स्लो करना। कंट्रोल रोड्स का काम होता है चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना। ये क्या करते हैं? आपके एक्सेस में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, मान लो मैं चाहता हूं कि रिएक्शन रोक दें, तो ये क्या कर लेते हैं? न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कंट्रोल रोड्स के लिए आपके कैडमियम, बोरोन, हैफनियम, इंडियम और सिल्वर आपकी यूज किया जाता है। फिर आता है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर भी आपके न्यूट्रॉन्स वगैरह के केस ना हो इसलिए यूज किए जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट, हेवी वाटर। कूलेंट क्या होता है? कूलेंट वो होता है जिससे आपके क्या करते हैं भाई? हीट को ट्रांसफर करते हैं। मतलब अब देखो काम कैसे करता है। ये आपकी भाई मेन न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये क्या है? मेन आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है? ओके। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं। वो जो आपका यूरेनियम है जला रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है? पानी होता है। इस पानी को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है ना? ये देखो कूल वाटर होता है, इस पानी को गर्म किया जाता है उसी से, उसी एनर्जी से। अब ये हॉट वाटर होता है, ये हॉट वाटर जाता है और आपकी क्या करता है भाई? ये जो टरबाइन होता है इसको घुमाता है और आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। फिर ये जो गर्म पानी है इसको वापस आपके ठंडा किया जाता है और वापस आपके क्या किया जाता है? इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना? ओके। अब इसी के अंदर आपके ये सारे कंट्रोल रोड्स वगैरह आपके लगाए जाते हैं, ओके। ये जो मेन जो पार्ट होता है ना, जहाँ पे ये काम होता है, इसको बोलते हैं कोर।
इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टर कोर। चेरनोबिल मूवी देखिए किसी ने, डॉक्यूमेंट्री देखिए, चेरनोबिल। चेरनोबिल आपको प्लांट कहाँ मिलेगा, ये रशिया के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। एक टाइम पे यूएसएसआर में था। तो उसके अंदर एक बार क्या हुआ था, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था, तो पूरा शहर खाली करना पड़ा था। पता नहीं उसमें कितने लोग मरे थे, फटा ही था। रेडिएशन के कारण मरे थे सभी लोग। ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट के कारण मरे थे, ब्लास्ट के कारण तो बहुत कम मरे थे, सिर्फ रेडिएशन के कारण बहुत लोग मरे थे। तो कभी टाइम मिले तो देखना, ठीक है ना। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें देखो आपके क्या की जाती है, कूलेंट की तरह यूज किया जाता है, मतलब चिमनी को ठंडा करने का काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ फैक्ट्स देखिए। अब ये देखो, आप यहाँ से देख सकते हो फ्यूजन क्या होता है भाई, न्यूक्लियस को आपने ड्रॉप किया और ये देखो ब्रेक हो गया। भाई फ्यूजन क्या होता है, एकदम इसका उल्टा होता है। फ्यूजन क्या होता है भाई, एकदम उल्टा होता है ना। फ्यूजन में आप क्या करते हो, छोटे छोटे न्यूक्लियर को मिलाते हो और एक बड़ा न्यूक्लियर बनाते हो, और इसमें और ज्यादा एनर्जी निकलती है फ्यूजन के अंदर। फ्यूजन मतलब फ्यूज करो, मतलब जोड़ो सबको, ठीक है ना। ओके। अब ये वाला देखो, फिजन वाला देखो, इस फिजन के अंदर एक रिएक्शन भी याद रख लेना। वैसे तो नहीं पूछेगा, अगर यूरेनियम 235 में आप कोई न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड करवाते हो तो ये ब्रेक हो जाता है आपके किस में, बेरियम 144 प्लस क्रिप्टन 89, प्लस साथ में क्या निकलते हैं, 3 आपके न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रॉन भी देखो मल्टीप्लाई होते जाते हैं हर रिएक्शन के साथ में आपके। ओके। चेरनोबिल, चेरनोबिल। फिर देखिए फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट्स आपको याद रखने भाई, सिंपल से फैक्ट्स है। बर्नर रिएक्टर किसे कहते हैं, जिसमें यूरेनियम फ्यूल की तरह यूज हो रहा है। ब्रीडर रिएक्टर किसे बोलते हैं, जिसमें आपके प्लूटोनियम को फ्यूल की तरह यूज किया जा रहा है। एनर्जी कितनी होती है, डेल्टा एमसी स्क्वायर होती है, जो आइंस्टीन ने दी थी। सी आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। हियर डेल्टा एम इज डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ इनिशियल एंड फाइनल न्यूक्लियर, एंड सी आपकी क्या, स्पीड ऑफ लाइट है। एनर्जी मतलब यूनिट कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके इतने जूल एनर्जी होती है। एक एटॉमिक मास में कितनी एनर्जी होती है, ये डायरेक्ट फैक्ट पूछ सकता है, ये होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भारत में आपको काफी सारे प्लांट मिलेंगे, जैसे तारापुर हो गया महाराष्ट्र में मिलेगा, राणा प्रताप सागर हो गया राजस्थान में मिलेगा, रावत भाटा, है ना। ये रावत भाटा भी आपके कहाँ पे है भाई, राजस्थान में। ओके। आपकी कल्पकम ये तमिलनाडु में मिलेगा, नरोरा आपको यूपी में मिलेगा, काकरापार आपको गुजरात में, कायका कर्नाटका में, है ना। भारत का पहला प्लांट कौन सा था, अप्सरा था, ये 1969 में खुला था। लार्जेस्ट आपका कौन सा अभी अभी है, कुंदन, ये तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। हैवी वाटर किसने डिस्कवर किया था, HC यूरे ने किया था, HC यूरे ने। फिर देखो ये भी देख लो, न्यूक्लियर फ्यूजन, कुछ देखने वाला वैसा है नहीं इसमें। सॉरी, न्यूक्लियर आपकी फ्यूजन, इसको फ्यूजन कर लेना पहली बात तो, इसको फ्यूजन कर लेना, ठीक है ना। ये फ्यूजन है। ओके। कंफ्यूज मत कर देना इसको, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन को भी देख लो। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में भी देखो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है बस। जब आप क्या करते हो, लाइटर न्यूक्लियर को ज्वाइन करते हो, उसमें तो देखो आप बड़े न्यूक्लियर पे, हैवी न्यूक्लियर पे बॉम्बार्ड करवा रहे थे, यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियर को ज्वाइन करके बड़ा न्यूक्लियर बना रहे हो। इसमें भी आपकी बहुत एनर्जी निकलती है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आइसोटोप को क्या करोगे आप, ज्वाइन करोगे तो हीलियम बन जाता है ना। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ज्वाइन किया तो हीलियम बन जाता है, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। आपके जो सन और स्टार की एनर्जी का सोर्स है ना, वो यही है। आपके सन स्टार पे ना न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है कंटिन्यूसली, और उसी के कारण क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये जो सोर्स है ना, ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन स्टार पे होता है, ये करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर। आपको क्या चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। इसीलिए कोई देश अभी तक इसको कंप्लीटली डेवलप नहीं कर पाया। जिस दिन ये डेवलप हो गया ना, ऐसे समझना कि अपनी एनर्जी नीड्स क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब देखो एनर्जी नीड्स तो खत्म होगी, बट साथ में एक और तबाही लेके आएगा। इतना खतरनाक हथियार बन जाएगा उस दिन कि पूरी दुनिया को एक झटके में खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना। साइज ऑफ स्टार्स इज डिटरमाइंड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट। इवन स्टार का साइज कितना होगा ये भी डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन कितना करता है, उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट कितना है। हाइड्रोजन बॉम्ब सुना होगा आपने, वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड है आपके, ठीक है ना। इसमें आपके ड्यूटेरियम और लिथियम आपके यूज किया जाता है, डिटोनेट किया जाता है, और टेम्परेचर के पहुंचा देता है 1 सेकंड के अंदर। देखो माइक्रो सेकंड के अंदर जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना, वो माइक्रो सेकंड के अंदर 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर पहुंचा देता है। सोच के देखो एक बार, मतलब पलक झपकते ही सामने वाला पिघल जाएगा।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ हैवी वाटर इज लेस देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ध्यान रखना हैवी वाटर का कम होता है ऑर्डिनरी वाटर से। न्यूक्लियर रिएक्टर मेड ऑफ 2 to 3 मीटर थिक वॉल इनसाइड रिएक्टर कोर ग्रेफाइट ब्रिक्स आपकी यूज की जाती है। ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये मिस्क वाला देख लो थोड़ा सा। कैपिलैरिटी, व्हाट इज कैपिलैरिटी? कैपिलैरिटी क्या होता है भाई? द राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए नैरो ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी और कैपिलैरिटी एक्शन। ये किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है? जैसे मान लो ये पानी है ना, ये मान लो H2 है। इस पे आपने देखा होगा मॉस्किटो क्या करता है? ऊपर बैठ जाता है ना। मॉस्किटो क्या करता है भाई? ऊपर बैठ जाता है। वो क्यों बैठ पाता है? इसी पानी के ऊपर ना एक सरफेस आपका क्या रहता है? टेंशन रहता है, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसी के कारण क्या रहता है? ये बैठा रहता है। तो आपने देखा होगा आपके घर में पहले के टाइम में अगर लैंटेन वगैरह थी, है ना, या फिर केरोसिन ऑयल वाले आपके क्या थे, वो जो चूल्हे आते थे वो थे। इनमें जो लैंटेन होती है, इनमें क्या होता है? ऑयल अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। वो क्यों चढ़ता है? इसी कैपिलैरिटी के प्रिंसिपल के कारण चढ़ता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है? हाइड्रोजन रिच फ्यूल ऑक्सीजन आर यूज्ड। इसमें आपके H2O आपके बाई प्रोडक्ट की तरह क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। मतलब वाटर वेपर आपके बाई प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। आजकल आप सुनते होंगे हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन कार, उनमें क्या होता है? वाटर वेपर आपका बाई प्रोडक्ट होता है। मतलब CO2 की जगह ये निकलता है, CO2 की जगह ये निकलता है। एसिटाइलिन अपन यूज करते हैं कहाँ पे? गैस वेल्डिंग में, ठीक है। चलिए अभी इसका आंसर बताइए, ये वाले का आंसर बताओ। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? कौन सा नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी देखो आपका रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। चलो ये बताओ, व्हाट इज लिटिल बॉय? लिटिल बॉय कौन है भाई? जो हिरोशिमा पे आपका फ्यूजन बॉम्ब गिराया था वही तो था। फ्यूजन नहीं था, फ्यूजन था, ध्यान रखना। फ्यूजन तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड बाय, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड बाय किससे जनरेट करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन से। एक्सप्रेशन किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। रदरफोर्ड, बोर, हाइजेनबर्ग ने तो दिया ही नहीं था। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। न्यूक्लियर रिएक्टर के पीछे प्रिंसिपल क्या है? तो क्या प्रिंसिपल है? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अलाउड विथ सोडियम टू ट्रांसफर हीट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर? देखो सोडियम के साथ में कौन सा आपका मेटल यूज किया जाता है हीट ट्रांसफर के लिए? तो ध्यान रखना ये पोटेशियम यूज किया जाता है, क्योंकि दोनों भाई भाई है ना, सोडियम पोटेशियम। ये वाला देखो, अभी ये करंट का क्वेश्चन है वैसे। विच वन अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रनिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स? तो ये ध्यान रखना इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो फ्रांस है। वैसे वर्ल्ड में अगर आपसे पूछ ले तो यूएसए के पास सबसे ज्यादा है, फिर फ्रांस है, फिर आपके चाइना है। फ्रांस एंड चाइना के पास ऑलमोस्ट सेम है। ये वाला बताओ, CDS-1 2023 का है। क्या आंसर हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे था? फ्यूजन पे था। और यूरेनियम बॉम्ब, यूरेनियम बॉम्ब तो एटम बॉम्ब होता है, एटम बॉम्ब आपके फ्यूजन पे था। तो आंसर हो जाएगा ए वाला, ए वाला सबसे बेस्ट है।
ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट बिलोंग टू न्यूक्लियर रिएक्टर, ये देखो ND1 2024 का है। तो देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में टरबाइन तो होता है भाई, टरबाइन घूमेगा नहीं तो एनर्जी कहाँ से बनेगी। हीट एक्सचेंजर भी होता है, वो देखो हीट एक्सचेंज करता है ना पानी में। आपके रिएक्शन चेंबर भी होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टर कोर बोलते हैं। बट कोई ऐसा मैकेनिज्म अपन ने नहीं पढ़ा जिससे CO2 एमिशन आपका कम हो जाए, क्योंकि इसमें इतना कोई आपका सीन ही नहीं होता है CO2 वाला। चलो ये बताओ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ जरा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपके फ्यूजन के बारे में। अब फ्यूजन के बारे में बोला है, पहला स्टेटमेंट है इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन। बाइनरी फिजन याद आ रहा है क्या, इसने यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन थोड़ी लिखा है, तो ये बाइनरी फिजन भी हो सकता है ना भाई। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियर इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर, ये भी सही है। इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियर बाय मींस ऑफ कंबाइनिंग, ये फ्यूजन होता है। तो तीसरा गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूजन लिखा है, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं लिखा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। चलो ये वाला देखो, क्या हो जाएगा। पहला, द चेन रिएक्शन प्रोसेस इज यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स टू रिलीज वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट न्यूक्लियर रिएक्टर्स देयर इज नो चेन रिएक्शन। होती है ना भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी चेन रिएक्शन होती है, इसमें कंट्रोल चेन होती है, उसमें नॉन कंट्रोल्ड होती है, बट चेन तो दोनों में होती है। पहला नहीं होगा तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। इन न्यूक्लियर रिएक्टर द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड व्हाइल न्यूक्लियर बॉम्ब्स द रिएक्शन इज अनकंट्रोल्ड, ये सही है, दूसरा सही है, तो आंसर यही होगा फिर। In a nuclear reactor, all operating reactors are critical while there is no question of criticality in case of nuclear bomb. Nuclear bomb में तो कुछ भी फूटे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें तो है ना। Nuclear reactors do not use moderators. While nuclear bomb में कहाँ moderator होता है, nuclear reactor में होता है। अब ये लास्ट दो स्लाइड है, इनको और देख लो जल्दी से, ठीक है ना, ये अपना एक टॉपिक छूटा हुआ था, तो ये और देख लो, उसके बाद में क्लास खत्म है, ठीक है। इकोसिस्टम मोस्टली चीजें यहाँ पे भी आपकी पड़ी हुई है, बस एक चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। इकोसिस्टम क्या होते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे प्लांट्स एनिमल्स वगैरह सब, है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स, प्लस जो जितने भी फिजिकल सराउंडिंग है जैसे नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मतलब एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म में आपका इंटरेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किससे कंप्राइजेज है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक नॉन लिविंग, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली बने हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गए, अपन ने नहीं बनाए, मतलब ह्यूमन मेड जो अपन ने बनाई है, जैसे कि फील्ड हो गया, गार्डन्स वगैरह हो गए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है भाई आपका फूड साइकिल एंड वेब। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से देखना, इसको समझने वाली चीज है। पहले समझते हैं फूड चेन क्या होता है। ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर फॉर्मिंग ए चेन कॉल्ड फूड चेन। ऑर्गेनिज्म देखो एक दूसरे को खाते हैं भाई, कैसे खाते हैं, जैसे ग्रास है ना, जैसे आपके क्या है भाई, ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाए,
खाया सबसे पहले? मान लो आपकी गोट ने खाया, बकरी ने। बकरी को किसने खाया? ह्यूमन ने खाया। तो एक के बाद में देखो, एक को कौन खा रहा है? दूसरा खा रहा है। इस ये जो चेन बनती है इसी को क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं अपन। इसी को क्या बोलते हैं? फूड चेन। ठीक है। ईच स्टेप लेवल इन फूड चेन कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। अब देखो, ग्रास के पास कुछ एनर्जी होगी, फिर इस एनर्जी को गोट ने लिया, इस एनर्जी को अपन ने लिया। तो ये जो लेवल बनी ना, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, इनको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। इन्हीं को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। तो इस ट्रॉपिक लेवल में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रोप्स, जिनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्योंकि ऑटोट्रोप्स देखो क्या खाते हैं? ये खाते हैं सनलाइट। कहाँ से एनर्जी लेते हैं? सनलाइट से, है ना। और सनलाइट के साथ में क्या लेते हैं? आपके कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से। तो ये तो प्रोड्यूसर हो गए। तो ये सबसे पहला क्या आता है? ट्रॉपिक लेवल आता है। ठीक है ना, जिसमें प्लांट्स एनिमल्स आ गए आपके। सॉरी, सिर्फ प्लांट्स आ गए, एनिमल्स नहीं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आती है? प्रोड्यूसर्स, आपके ऑटोट्रोप्स आते हैं। फिर सेकंड में देखो कौन आते हैं? सेकंड में जो सबसे पहले खाता है, इसको कहते हैं अपन हर्बीवोर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है ना। सबसे पहले आपके खाता है इसको, मतलब ऑटोट्रोप्स को खाता है। ये हो गई सेकंड ट्रॉपिक लेवल। फिर आती है थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इसमें कोई स्मॉल कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर आ सकता है, जैसे यहाँ पे तो ह्यूमन बीइंग है, कोई और भी हो सकता है। तो ये होता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इसके बाद में चौथी ट्रॉपिक लेवल आती है, इसको भी कोई खाने वाला होगा, जैसे लार्ज कार्निवोर्स हो गया, टर्सरी कंज्यूमर हो गया, तो वो हो जाता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। टोटल 4 ही ट्रॉपिक लेवल बनते हैं आपके। टोटल कितने ट्रॉपिक लेवल बनते हैं? 4 ट्रॉपिक लेवल बनते हैं। ठीक है ना। ओके। इस ओमनिवोर्स क्या होता है? जो आपके मतलब प्लांट्स वगैरह भी खाते हैं, है ना। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो आपके प्लांट्स भी खाते हैं, ग्रास वगैरह भी खाते हैं, और ऑर्गेनिज्म को भी खा जाते हैं। लिविंग थिंग को भी खाते हैं, नॉन लिविंग को भी खाते हैं। जैसे डॉग की बात करें तो रोटी भी खा जाएगा वो, और उसको कुछ आप मीट वगैरह दोगे तो वो भी खा जाएगा। पैरासाइट, पैरासाइट याद है ना भाई। अब जैसे देखिए, ग्रास को ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को फ्रो खाता है, फ्रो को कौन खाता है? स्नेक खाता है ना। ऐसे देखो, ग्रास को ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को लिजार्ड खाता है, लिजार्ड को कौन खाता है? होक खाता है। तो ये क्या बन रही है? आपकी फूड चेन बन रही है। ठीक। अब ऐसे जब आप बहुत सारी फूड चेन एक साथ पढ़ते हो ना, बहुत सारी फूड चेन एक साथ पढ़ते हो, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं फूड वेब। इसी को क्या बोलते हैं अपन? फूड वेब बोलते हैं। ठीक है ना भाई। ओके। इसके बाद में ये वाली स्लाइड देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, एनर्जी ट्रांजिशन कैसे होता है? एनर्जी ट्रांजिशन कैसे होता है? ऑटोट्रोफ्स देखो, सबसे पहले कहां से एनर्जी लेते हैं? सनलाइट से लेते हैं। ठीक है ना। और सनलाइट से एनर्जी लेके क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। और कुछ एनर्जी क्या होती है? क्या हो जाती है? आपकी एनवायरमेंट में लॉस हो जाती है। मान लो कोई भी प्लांट है, वो खाना बना रहा है, तो वो एनर्जी सनलाइट से लेगा, खाना बनाएगा, और कुछ एनर्जी क्या कर देगा? एनवायरमेंट में लॉस कर देगा। ठीक है। अब ये जो एनर्जी लेता है ना ऑटोट्रोफ्स, मान लो कोई भी एक प्लांट है, ये मान लो एक प्लांट है। ठीक है, ये मान लो प्लांट है। इस पे मान लो आपकी 100 ड्रॉप्स ऑफ क्या गिरी है? सनलाइट गिरी है। 100 ड्रॉप्स ऑफ क्या गिरी है? सनलाइट गिरी है। तो ये ना सिर्फ एक ड्रॉप ही आपके क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ओनली 1 ड्रॉप। मतलब ऑटोट्रोफ्स पे जितनी सनलाइट आपकी गिरती है ना, उसका सिर्फ 1% एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कोई भी प्लांट है, उसके ऊपर 100% एनर्जी गिर रही है ना सनलाइट की जितनी, तो उसका सिर्फ 1% ही क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और उसी से क्या बनाता है? फूड बनाता है। ठीक है। ओके। उससे क्या बनाता है? फूड बनाता है ना। फूड प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, एनर्जी लॉस्ट। अब देखो, ये जो आपके फूड बना, इस फूड को गोट ने खाया। अब गोट को भी तो बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे, चलना पड़ेगा, इधर घूमना पड़ेगा, उधर घूमना पड़ेगा। तो ये जो 1% एनर्जी इसने लिया था, इससे ये एनर्जी इसने ले लिया, आपके किसने ले लिया? गोट ने ले लिया, प्राइमरी कंज्यूमर ने ले लिया। ये भी कुछ एनर्जी लॉस कर देगा। अब इसको खाने वाला कौन होगा भाई? नेक्स्ट आएगा आपका कौन? सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन आएगा भाई? सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। तो 10% ऑफ फूड इटन बाय देम टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो मतलब ये जितना खाना खाया ना इसने, जितना आपका खाना खाया इसने, उसका 10% ही क्या रहती है? एनर्जी इसके पास रहती है, बाकी की लॉस हो जाती है। सीन देखो क्या है। जैसे मान लो ये प्लांट है। ठीक है। प्लांट ने मान लो, प्लांट के ऊपर मान लो आपकी कितनी ड्रॉप ऑफ सनलाइट गिरी? इतनी आपकी सनलाइट गिरी, सपोज करो 10,000 गिरी। तो इसका 1% कौन खाएगा? ऑटोट्रोप्स खाएगा। ऑटोट्रोप्स कितना खाएगा? सिर्फ 100 खाएगा। ओके, 100 खाएगा। अब प्राइमरी कंज्यूमर ने क्या किया? इस ऑटोट्रोप को खाया, बट इसके पास अब एनर्जी कितनी होगी? सिर्फ 10% होगी, 10 होगी। अब नेक्स्ट देखो, इसको कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा। उसके पास भी क्या होगी? सिर्फ 10% होगी, मतलब 1। अब नेक्स्ट इसको खाएगा, उसके पास भी देखो 1% होगी, है ना। टर्सरी जो आपका कंज्यूमर आएगा, उसके पास भी 1% होगी। इसकी इसकी 1% हो जाएगी 0.01।
तो ये देखो एनर्जी टर्शियरी कंज्यूमर तक आते आते कितनी कम हो जाती है, मतलब हर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी कम होती जाती है। इसीलिए ट्रॉपिक लेवल 4 ही होती है। इसको आगे कोई खाएगा भी ना तो कोई मतलब नहीं है, उसको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए ट्रॉपिक लेवल सिर्फ आपकी 4 होती है। सो ओनली 4 ट्रॉपिक लेवल। इसीलिए सिर्फ 4 ट्रॉपिक लेवल होती है। ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है में। ओके, तो फूड प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर। यहां से देखो अब, सो लेस एनर्जी लेफ्ट, सो ओनली 3-4 स्टेप्स और 3-4 ट्रॉपिक लेवल्स ओनली। रिलेशनशिप बिटवीन फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेव। ये मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारी फूड चेन बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, फूड वेव बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ ऑब्वियसली प्राइमरी कंज्यूमर में मैक्स एनर्जी होती है। ओके, तो फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। अब देखो जो एनर्जी का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में है ना, एक ही डायरेक्शन में। देखो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, आपके फ्लो हो रहा है। तो एनर्जी हमेशा ध्यान रखना यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब वन डायरेक्शनल होता है। ठीक है। ओके, वही आपका जो न्यूट्रिएंट फ्लो होता है ना, न्यूट्रिएंट, ये आपका साइक्लिक फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है, साइक्लिक फ्लो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट क्या होता है, साइक्लिक होता है। क्यों होता है, देखो साइक्लिक। अब मान लो इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, न्यूट्रिशन है इसके पास में। फाइनली ये मर जाएगा, मर जाएगा तो जमीन में वापस सारा न्यूट्रिएंट चला जाएगा। वो न्यूट्रिएंट कौन लेगा, अगेन प्लांट लेगा। तो ऐसे एक साइकिल रहेगी। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है आपका, साइक्लिक होता है। मतलब प्लांट का वो मिट्टी में जाके मिलेगा, मिट्टी से वापस प्लांट को मिलेगा, वापस उसको कोई ना खाएगा, कोई खाएगा, वापस मरेगा, मरेगा वापस मिट्टी में आएगा। तो ऐसे साइक्लिक चलता रहता है। डीकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर कोल्ड सेप्रोट्रोप्स। फंजाई हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गए, इनको क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स को सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोप्स। ओके, ये कुछ फैक्ट है, याद रखना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक स्ट्रोंटियम 19, सीजियम 137, आयोडीन 131 एंटर ह्यूमन बॉडी बाय फूड चेन एंड कॉजेज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये सारी चीजें आपके हेल्थ के लिए बहुत खराब है। अगर आपके खाने में चली जाती है तो आपको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कर सकती है। साइनोबैक्टीरिया एंड डायटोम्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन ऑफ ओशन। ओशन की फूड चेन में आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड डायटोम्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इनके आंसर्स बताइए। अभी बस एक स्लाइड और बची है, सिंपल सी है, उसमें तो इतना कुछ नहीं है। बताओ इनके आंसर्स। क्या आंसर हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए फूड चेन। तो कौन फॉर्म करेगा, ग्रास को गोट ने खाया, गोट को ह्यूमन ने खाया। फिर नेक्स्ट देखो, energy and nutrients flow from one trophic level to another in an ecosystem. Which one of the following statements correctly describes the direction of flow of energy and nutrients in an ecosystem? बताओ। तो अभी अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि एनर्जी क्या होता है, साइक्लिक फ्लो होता है। और न्यूट्रिएंट फ्लो कैसा होता है, सॉरी, एनर्जी आपका यूनिडायरेक्शनल होता है और न्यूट्रिएंट फ्लो क्या होता है आपका, साइक्लिक होता है ना, अभी अपन ने पढ़ा। चलो ये वाला देखो, फूड चेन क्या होता है, व्हाट इज फूड चेन। तो फूड चेन रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पैसेज ऑफ फूड एंड थस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, है ना, सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी एंड इन इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा आपके अकॉर्डिंग प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है। कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, क्रेब एप्पल ट्री, ट्री तो अपने को पता है ऑटोट्रोप्स होता है, ये तो प्रोड्यूसर हो गया। ओके, फ्रॉग अपने को पता है सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और स्पैरो हो कि फ्रॉग वगैरह कोई खा जाते हैं तो ये होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। तो आंसर क्या होगा, कैटरपिलर। कैटरपिलर वगैरह देखो ये आपके ऑटोट्रोप्स को खाते हैं।
चलो ये वाला बताओ अभी। इन एन इकोसिस्टम वाई इज द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन यूजुअली लिमिटेड। बताओ। क्या हो जाएगा इसका? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईस्ट ट्रॉपिक लेवल। है ना, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल में क्या हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। चलो ये बताओ। ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन खाता है भाई? ऑटोट्रॉप्स खाते हैं, सभी को पता है। इजी था ये तो यहाँ से देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन। अगेन देखो वही क्वेश्चन है। ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड क्यों होती है? डेफिसिट फूड सप्लाई, पोल्यूटेड एयर, डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है आपके किस में? अवेलेबल एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल। अब देखो ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखा था। बट क्या लिखा था यहाँ पे? उल्टा लिखा था, है ना। लोअर ट्रॉपिक लेवल हैज लेसर एनर्जी, जबकि हायर ट्रॉपिक लेवल के पास क्या होती है? एनर्जी कम होती है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत कर देना। ये लास्ट स्लाइड है। ओजोन देखो वैसे पढ़ चुके हैं अपन, है ना। यहाँ पे सिंपल सिंपल चीजें हैं, देख लो एक बार। ओजोन देखो आपका क्या होता है? डेडली पॉइजन होता है अगर इनहेल कर लिया तो आपने। ये आपको हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये सारी चीजें पड़ी हुई है आपकी। ये अपने को बचाता है किससे? यूवी रे से बचाता है, ठीक है ना। यूवी रे से क्या करता है? अपने को प्रोटेक्ट करता है। ओके, ठीक है। एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर O3 इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन। अच्छा ये बनता कैसे है देखो। आपके हायर लेवल में ना, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में, जब ऑक्सीजन यूवी के प्रेजेंस में आता है तो ये ब्रेक हो जाता है O+O में। ये ऑक्सीजन, जब ये सिंगल ऑक्सीजन है, ये O2 के साथ रिएक्ट करता है, तब बनता है आपका O3। ठीक है। 1980s में O3 डिप्लेटेड, काफी डिप्लेट हो गई, क्योंकि CFCs आपके काफी ज्यादा प्रोड्यूस किए रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह ने। 1987 में यूएनईपी ने क्या कर दिया भाई? फ्रीज कर दिया CFCs का प्रोडक्शन। किससे किया था, याद है ना? अच्छा, ओजोन की थिकनेस किससे मेजर करते हैं? ये भी अपन पढ़ चुके हैं डॉप्सन यूनिट में। 5R क्या होते हैं? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज, रिसाइकल। रिफ्यूज मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट्स को क्या करो भाई? रिफ्यूज करो। प्लास्टिक बैग वगैरह हो गया, इनका यूज करना कम करो, बंद करो, है ना। रिफ्यूज करो, मना करो। रिड्यूस का मतलब वेस्टेज कम करो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बचाना, पानी बचाना, खाना बचाना। रीयूज मतलब जो चीज वापस यूज की जा सकती है उसको यूज करो, जैसे प्लास्टिक बोतल को वापस यूज करना। रीपर्पज मतलब यूजिंग प्रोडक्ट फॉर अदर पर्पज। एक प्रोडक्ट आपके अगर उस काम का नहीं रहा है तो उसको कोई दूसरी चीज के लिए यूज करो, है ना। जैसे ब्रोकन कप है, इनको क्या कर सकते हैं अपन? बर्ड्स को फीड करने के लिए यूज कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब प्लास्टिक ग्लास की चीजें, इनको वापस क्या करो? रिसाइकल करके न्यू नया जैसा बना के वापस यूज करो। ये मिसलेनियस है। कुल्स इन हिमाचल प्रदेश, कैनाल इरिगेशन सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये 400 साल पुराना आपका कैनाल इरिगेशन सिस्टम है। कुल्स क्या है? आपका इरिगेशन सिस्टम है हिमाचल प्रदेश का। वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम, मेन मेड चैनल्स, इनको कुल कहा जाता था। ये डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में आपकी यूज किया जाता था। बायोडिग्रेडेबल चीजें क्या होती है? ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो आप बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन कर सकते हो, जैसे पेपर कप, ग्रीन वेस्ट, फूड वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जिसको आप क्या नहीं कर सकते हो? डिग्रेड नहीं कर सकते हो, जैसे प्लास्टिक, है ना। हजारों सालों तक ये क्या रहेगा? पड़ा रहेगा। जबकि बायोडिग्रेडेबल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे? आपके डिग्रेड कर देंगे। ठीक है ना। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से बनी होती है। इसमें सल्फर कंपाउंड आपका भरा जाता है, थायो इथेनॉल, जो कि आपके किस में फैसिलिटेट करता है? इजी डिटेक्शन ऑफ लिक्विड ऑफ गैस में, है ना। सीएनजी, सीएनजी पता है ना भाई? सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या होती है? नॉन रिन्यूएबल होती है ना।
ये दोनों ही वैसे नॉन रिन्यूएबल आपकी। ओके, चलिए अभी इसका आंसर और बता दो बस। ये लास्ट क्वेश्चन आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लीन फ्यूल? क्लीन फ्यूल का एग्जाम्पल कौन सा है? क्लीनर फ्यूल कौन सा आपका? कोक तो देखो कोल होता है भाई, ये कहाँ क्लीन फ्यूल होता है, काफी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। प्रोपेन यूज करने को बोलते हैं ना, एलपीजी यूज करो, एलपीजी यूज करो, है ना। तो ये क्या है, ज्यादा क्लीनर फ्यूल आपका, इसीलिए तो बोलते हैं एलपीजी यूज करो। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षा आपकी खत्म होती है। लगभग 4 तो बज गए आपका। एक काम करते हैं, कल मॉर्निंग में आपकी ना अपन इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे, ठीक है ना। अभी नहीं ले पाऊंगा मैं, क्योंकि आपके लिए भी थोड़ा हैवी हो जाएगा, और वो क्लास बड़ी होने वाली है इसलिए। ठीक है ना, तो कल मॉर्निंग में करते हैं, एकदम फ्रेशनेस होगी और आपको नींद भी नहीं आएगी। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको नींद आने लगेगी, और नहीं आनी चाहिए उस क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट से क्वेश्चन आएंगे इस बार। ठीक है, तो बजट अपन मॉर्निंग में पढ़ेंगे। कितने बजे पढ़ेंगे? अपनी क्लास होगी मॉर्निंग में 8:30 AM होगी, ठीक है ना। 8:30 AM आपकी क्लास है कल मॉर्निंग में, रेडी रहना। ओके, और फिर आपकी इवनिंग वाली वो उस टाइम अपन साइंस कर लेंगे, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। कल 2 क्लास है, ठीक है। परसों आपकी हॉलीडे है ही, क्योंकि परसों आपकी रक्षाबंधन है, तो उसकी छुट्टी है। कल आपका साइंस कंप्लीट है, फिर आपका सिर्फ थोड़ा इकोनॉमिक्स का बचेगा। ओके, चलो फिर क्लास एंड करते हैं, है ना। संडे को आपका डिफेंस का भी मैं पूरा ट्राई है, डिफेंस का भी मस्त क्लास आएगा, आपको मजा आएगा देख के, ठीक है ना। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।